नमस्कार, मैं भाग्यश्री शर्मा मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम जो पिछली क्लासेस में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि हम जो हमारी पिछली क्लास है उस क्लास से अपने आप को कनेक्ट कर पाए। तो सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, अब तो सबको पता चल गया होगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो क्या है? डाइजेस्टिव मतलब मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव मतलब होता है डाइजेस्टिव मतलब क्या होता है? पाचन। यहाँ पे दिख रहा है आपको पाचन। और सिस्टम मतलब क्या है? तंत्र। तो जो भी हमारे पाचन हम किसका करेंगे? हम जो खाते हैं, जो भी हमारे भोजन को पचाने के अंदर तंत्र लगेंगे, तंत्र मतलब अंगों का समूह लगेगा, उसे हम किस पे पढ़ेंगे? हमारा एक टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो हम ये बहुत बार पढ़ चुके हैं कि क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम और क्यों करते हैं। एक क्विक रिवीजन में हम देखते हैं कि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमने क्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग एलिमेंट्री कैनाल से, एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। और ये एलिमेंट्री कैनाल जो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से। माउथ से फूड कहाँ चला गया था? माउथ में कौन सी दो स्ट्रक्चर हैं जो रेस्पॉन्सिबल है डाइजेशन के लिए? एक है टीथ और एक है टंग। और जब एलिमेंट्री कैनाल के अलावा भी एक एक्सेसरी ऑर्गन हमने पढ़ा था जो कि ग्लैंड्स थे, तो माउथ में कौन सी ग्लैंड्स हमें मिल रही थी? हमें मिल रही थी कौन सी ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड। और ये हमने जानी थी, तीन थी। सब पैरोटिड, पैरोटिड की पोजीशन मैंने कहाँ बताई थी? पैरोटिड जो कान है बिलो द ईयर लोब, ये हमारे कान की लोब्स इनके नीचे होती हैं। सबलिंगुअल और सब मैंडिबल, तीन हमने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करी थी। कौन कौन सी थी? पैरोटिड, क्या है इनकी पोजीशन? पैरोटिड की पोजीशन क्या है? ईयर लोब के नीचे। दूसरी थी सबलिंगुअल, टंग के ऊपर, सबलिंगुअल, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। और तीसरी हमने क्या पढ़ी थी? तीसरी हमने पढ़ी थी यहाँ पे सब मैंडिबल। और इन तीनों सलाइवरी ग्लैंड का जो काम क्या था? सलाइवा को सिक्रीट करना। और सलाइवा का हमने कॉम्पोजिशन जाना था कि कॉम्पोजिशन क्या था सलाइवा का? 95% तो वाटर था, या 95 to 90% वाटर, एंड बाकी का जो बचा 50% पार्ट है वो क्या था? हमारे दो एंजाइम, एक तो थे लाइसोसोम और एक था टाइलिन एमाइलेज। तो लाइसोसोम का वर्क मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या था कि डाइजेशन नहीं करवाता है पर डाइजेशन में हेल्प करवाता है, ठीक है। तो डाइजेशन में हेल्प क्या करवाया उसने कि जो हमने अगर खाना खाया है उसके साथ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है बाहर से, कोई बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ हमारे मुंह में आ गया है, तो लाइसोसोम की जो प्रॉपर्टी है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, वो उसे क्या कर देगी? किल कर देगी। देन टाइलिन एमाइलेज का मैंने क्या काम बताया था? टाइलिन एमाइलेज का मैंने काम बताया था कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना। तो यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से देख लिया था। सिर्फ एक क्विक रिवीजन है, ठीक है। मैं पूरा वापस से नहीं बता रही हूँ, क्विक रिवीजन करवा रही हूँ, तो यहाँ से आपको क्या होगा? चीजें लर्न हो जाएंगी। तो फर्स्ट पार्ट था एलिमेंट्री कैनाल का, माउथ, ये हमारा क्लियर हो गया। देन अब हमारा खाना एलिमेंट्री कैनाल से कहाँ चला गया था? इस पाचन तंत्र में। तो दूसरा जो तंत्र है वो कौन सा है? ईसोफेगस। ईसोफेगस। ईसोफेगस को और क्या बोला था? ईसोफेगस को एक नाम और दिया था हमने, वो क्या था? फूड पाइप। फूड पाइप, ठीक है। ईसोफेगस के लिए हमने क्या बताया था? ईसोफेगस के लिए हमने बताया था कि जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस में क्या नहीं होता? नो डाइजेशन, कोई भी डाइजेशन नहीं होता। अगर कोई डाइजेशन नहीं होता तो क्या नहीं होगी? कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होगी। नो डाइजेस्टिव ग्लैंड, नो डाइजेशन, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड। नो डाइजेस्टिव ग्लैंड सिर्फ एक ही हमने बताई थी, वो कौन सी थी? श्लेष्मिक,
ठीक है, या म्यूकोजल ग्लैंड। एक ही ग्लैंड हमने देखी थी, वो कौन सी थी, श्लेष्मिक ग्लैंड थी, जो कि क्या कर रही थी, सिर्फ उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो हम ईसोफेगस बता रहे हैं, जिसे हमने क्या कहा है, फूड पाइप कहा है, इसको क्या कर रही थी, चिपचिपा कर रही थी। चिपचिपा करने का भी कारण मैंने बताया था कि चिपचिपा करने से क्या होगा, हमारा भोजन क्या होगा, इजीली स्टमक तक पहुंच जाएगा। क्योंकि कोई भी सूखी चीज में से कोई भी सूखा चीज निकालना, ठीक है, एक हार्ड सी एक बॉल जैसी संरचना को हम किसी पाइप में तेल डालें तो वो इजीली निकलेगी, या फिर बिना चिकनाहट के या सूखे पाइप में डालेंगे वो इजी निकलेगी। तो आप खुद सोचिए कि अगर हमने एक पाइप हमने ऐसा लिया, एक पाइप हमने सिंपल लिया, ठीक है, ये एक पाइप, और एक हमने ये वाला पाइप लिया। एक पाइप की जो लेयर है उसको हमने ऑयल से क्या कर दिया है, ऑयल की एक लेयर लगा दी है, इस पे नहीं लगाई। अब एक बॉल जैसी संरचना है, जो हमारा फूड है वो क्या है, बॉल जैसा ही तो है। उसे हमने क्या कहा, माउथ में बोलस ही तो कहा कि माउथ में जो फूड बनता है वो बोलस के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। और बोलस का कॉम्पोजिशन क्या होगा, पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट एंड प्रोटीन प्लस लार प्लस हमारी जो सलाइवा है वो, ठीक है। तो ये बॉल जैसी संरचना को किस में से इजीली निकाला जा सकता है, जिसमें क्या होगा, ऑयल लगा होगा। इसकी चिकनाहट से ही क्या हो जाएगी, ये इजीली क्या होगी, पास आउट होगी, और पास आउट होके कहाँ जाती है, हमारे स्टमक के पास, ठीक है। तो हमने माउथ पढ़ लिया था, हमने देखा माउथ के बाद फूड कहाँ गया, हमारे माउथ के बाद फूड गया किस पे, कौन से ऑर्गन में गया, कौन से तंत्र में गया, ईसोफेगस में गया। ईसोफेगस को हमने क्या कहा, फूड पाइप। काम भी क्या कर रहा है, फूड पाइप का ही कर रहा है, ठीक है। जैसे नल, हमारे वाटर नल जो उससे हमारा पानी आता है, उसमें नल में जो पाइप लगाते हैं उसका काम क्या है, पानी को एक नल से कहाँ पहुंचाना, डिफरेंट जगह पे पहुंचाना। वैसे ही अगर यहाँ पे इसको हम फूड पाइप कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं कि जो हमारा फूड है, जो हमने माउथ में खाया है, उसे कहाँ पहुंचाना, डिफरेंट जगह पे नहीं, कहाँ पे पहुंचाना, स्टमक में पहुंचाना। तो ये हमने जाना था ईसोफेगस के बारे में, कि ईसोफेगस का काम क्या है, सिर्फ फूड को माउथ से कहाँ पहुंचाना, स्टमक तक पहुंचाना। और यहाँ पे कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, और डाइजेशन नहीं होता तो कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, डाइजेस्टिव ग्लैंड एब्सेंट है। क्वेश्चन भी बोला था मैंने कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा ऑर्गन है कि जहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं मिलती है, तो क्या होगा हमारा ईसोफेगस, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट जहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, तो क्या है हमारा ईसोफेगस। एक और ऑर्गन आएगा, लेकिन यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन को हम इधर ही क्लियर करते हैं कि अगर ईसोफेगस अगर आपके आंसर में हो तो वो भी क्या होगा, राइट होगा। फिर ईसोफेगस के बाद हमने देखा, अब हमारा खाना कहाँ पहुंच गया था, हमारा खाना पहुंच गया था हमारे स्टमक में। हमारा खाना कहाँ पहुंच गया, हमारे स्टमक में। तो सिस्टम कौन सा आ गया, हमारा तीसरा सिस्टम आ गया, स्टमक, या फिर हमारा आमाशय। जब हमने स्टमक की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टमक है वो कैसे स्ट्रक्चर है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर है, एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसी है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये आपको जो दिख रहा है, ये मैंने बनाया है, वो कैसा है, ये किसका स्ट्रक्चर है, स्टमक का। स्टमक का हमने 3 पार्ट बताए थे, ठीक है। थर्ड जो हमने पढ़ा है सिस्टम का पार्ट है स्टमक। स्टमक के 3 पार्ट थे, कौन कौन से थे, ये जो उठा हुआ पार्ट था इसको हमने क्या बोला था, फंडस, ठीक है। ये वाला पार्ट जो नीचे हमें दिख रहा है एक लार्ज सी स्ट्रक्चर, इसे हमने बोला था बॉडी। पहली थी फंडस, दूसरी थी बॉडी, और इधर वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला कौन सा था, कार्डिया। कार्डिया मैंने बताया था, क्यों बोला है हमने, क्योंकि ये किसके पास होता है, हार्ट के पास होता है। तो ये तो हमने बता दिया स्टमक का स्ट्रक्चर। फिर हमने बोला था कि भाई जो हमारा खाने का जो मूवमेंट है, ठीक है, वो मूवमेंट अगर ईसोफेगस की बात करें तो वो कौन सा मूवमेंट था, खाना किस मूवमेंट से जा रहा था, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, ठीक है, याद रखना। या फिर क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति हम किसे बोल रहे थे कि कोई भी पाइप में खाना डाला, जैसे ही हमने खाना डाला उसको, ठीक, क्रमाकुंचन गति बता, जैसे कि हमने कोई भी पाइप में खाना डाला तो जैसे ही खाना इसके अंदर इस पोजीशन पे आया तो ये जो पोजीशन है वो कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी, क्योंकि वो खाना है जो घुसा है एक पाइप में, वो उसको क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, ठीक है। वैसे ही प्रेशर ये जो वॉल है इस पाइप की वो किस पे लगाएगी, खाने पे लगाएगी, और चिकनाहट होने के कारण ये दोनों प्रेशर जो अपोजिट फॉर्म में लगेंगे इस खाने को थोड़ा सा इस पाइप के नीचे डाल देंगे। समझ में आया। तो एक स्पाइरल पोजीशन,
ठीक है, ये वाली जो पोजीशन है कि खाना गया फिर खाना नीचे आ गया, जैसे ही खाना नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा फूड था, इस प्रेशर से कहाँ गया, इस साइड में आ गया, तो वापस से ये जो जगह थी वो क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी। तो ये जो ऐसी कंडीशन जो बनती है हमारे पाइप की खाना पहुंचा, स्वेल किया, पाइप स्वेल, खाना जैसे ही पाइप में गया उस पाइप को उसी पोजीशन में स्वेल किया, स्वेल करने से क्या होगा, क्योंकि कोई भी चीज अपनी ओरिजिनल पोजीशन में तो आना ही चाहिए। अगर किसी चीज को इसकी ऐसी है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, तो हमेशा किस फॉर्म में रहना चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म में रहना चाहिए। अगर हमारा हाथ ऐसे रहता है और हम उसको ऐसे खड़ा करें तो क्या हम ऑल टाइम ऐसे रह सकते हैं, नहीं, जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन है हम उसमें ही आते हैं। तो जो पाइप है उसकी भी पोजीशन कैसी है, स्ट्रेट है, ठीक है, तो वो भी क्या करता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है। तो इस ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए जो चीज उसमें फंसी है वो क्या लगाएगा, उस पर प्रेशर लगाएगा कि तुम थोड़ा सा नीचे जाओ ताकि मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाऊं। और वो खाना भी क्या करेगा, उसे भी स्पेस चाहिए, वो खाना भी क्या करेगा, वॉल पे प्रेशर लगाएगा कि भाई मुझे भी स्पेस चाहिए। इस प्रेशर के कारण वो खाना नीचे की तरफ क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। तो इस वाली पोजीशन को, ठीक है, या इस वाले मूवमेंट को कि प्रेशर से खाना नीचे जाना, उस पाइप का स्वेल हो जाना, उसको हम कहते हैं क्रमाकुंचन गति या फिर पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। और ये कहाँ होती है, ये हर उस जगह होगी जहाँ पे हमें हमारे भोजन को आगे बढ़ाना है। जैसे हमने हमारे मुख से तो क्या किया, स्वेलोइंग करी, ठीक है, निगला है खाने को, निगल तो गए, ठीक है, निगल के कहाँ गए, इस पाइप से। अब इस पाइप से कहाँ जाएगा, स्टमक में। अब स्टमक से वापस से उसे कहाँ जाना होगा, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में भी पहुंचाने के लिए स्टमक में कौन सी मूवमेंट होगी, खाने के पहुंचाने के लिए इंटेस्टाइन में, उसे भी हम क्या, वो भी कौन सी है, क्रमाकुंचन गति या पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भोजन का मूवमेंट होता है, क्योंकि भोजन कोई हाथ पांव तो नहीं है कि अपने आप चलता जाएगा, अपने आप चलता जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई प्रेशर लगेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भोजन को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो अगर वहाँ पे आ गया पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, तो आपका आंसर वही होना चाहिए। तो कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये जो मूवमेंट है या फिर ये जो गति है, पेरिस्टालिसिस या क्रमाकुंचन गति, वही भोजन को एक अंग से दूसरे अंग तक हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव कराती है, ठीक है। तो ये थी हमारे ईसोफेगस की बात। फिर हम स्टमक में आए थे। स्टमक हमने कहा था कि अब हमारा ईसोफेगस से भोजन कहाँ चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा। दूसरा हमने बताया था कि इस भोजन को आ तो गया, लेकिन ये भोजन कहाँ ना वापस जाए, वापस से कहाँ ना जाए, ईसोफेगस में ना जाए। इसलिए हमारे शरीर में हर जगह जगह डिफरेंट क्या लगा रखे हैं, गेट्स लगा रखे हैं, ठीक है, कि एक बार एक भोजन आ गया ईसोफेगस में तो वापस माउथ में ना जाए, अगर भोजन आ गया हमारे स्टमक में तो वापस ईसोफेगस में ना जाए। क्यों, क्योंकि आपने देखा है, अभी हमने सलाइवा की जब पीएच देखी है तो वहाँ पे पीएच कैसी थी, 6.5 के अराउंड थी, ठीक है। फिर हम ईसोफेगस में आए, ईसोफेगस में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वहाँ पे कोई ग्लैंड या कुछ पाचन होता ही नहीं है। फिर हम जब स्टमक में आए तो हमने देखा पीएच वहाँ पे क्या रह गई है, 1.5 एसिडिक पीएच रह गई है। तो हर एक भोजन को हर एक कंपार्टमेंट में डिफरेंट तरीके से डाइजेस्ट किया जाता है। और हमने ये भी देखा है कि हर जगह हर चीज का डाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर खाना ईसोफेगस में मूव होता रहा, अगर स्टमक में गया ही नहीं या स्टमक से वापस ईसोफेगस में आ गया, तो क्या हमारा खाना कभी डाइजेस्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि डाइजेशन तो ईसोफेगस में होता ही नहीं है। या खाना हमारे मुख से स्टमक में चला गया, अब वो इंटेस्टाइन में ही ना जाए, वापस इंटेस्टाइन में गया और थोड़ा सा वापस कहाँ गया, स्टमक में आ गया, तो क्या हमारा खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो पाएगा? क्या हम खा ही क्यों रहे हैं, एनर्जी के लिए खा रहे हैं ना, कि हमारा फूड जो हम खा रहे हैं वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए उसका उस कंपार्टमेंट में रहना जरूरी है। मूवमेंट होता रहा, इधर उधर होता रहा, तो सेल्स क्या होंगी, कंफ्यूज हो जाएंगी कि भाई इसका कर दिया, इसका नहीं किया। या फिर उसके साथ जो जूस है, हर एक जगह का अलग अलग ग्लैंड्स हैं, जिसे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा में है, तो अगर वो जूस है वो कहाँ चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा। तो क्या होगा, स्टमक में चला गया तो एक मिक्सअप हो जाएगा, वहाँ पे वो अम्लीय एनवायरनमेंट में रह नहीं पाएगा, तो कोई ना कोई और अदर फर्दर रिएक्शन हो जाएगी। तो इस मिक्सिंग को रोकने के लिए और कंप्लीट डाइजेशन के लिए कि इस कंपार्टमेंट में ये डाइजेशन हो,
इस कंपार्टमेंट में ये डाइजेशन हो, उसको रोकने के लिए गेट दे रखे हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, जो खाने का मूवमेंट एक बार स्टमक में हो चुका है तो वहां उसका डाइजेशन हो जाए, ठीक है। नहीं वरना क्या होगा, एंजाइम्स भी मूव करते रहेंगे, एंजाइम्स को जगह मिलेगी, टाइलिन एमाइलेज है, उसको कार्बोहाइड्रेट पचाना था लेकिन उसको बोला कि आज मेरा मन नहीं है, वो मूव करता करता स्टमक में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो, कोई मिक्सिंग ना हो, कोई ब्लेंडर ना हो बड़ा, इसलिए हमारे बॉडी ने क्या रख रखे हैं, अलग अलग गेट लगा रखे हैं। तो ईसोफेगस और माउथ के बीच को जो गेट है उसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस जैसे ही हम खा रहे होते हैं वो खुल जाता है, खाना जैसे हम स्वैलोइंग मतलब निगलना, हम निगलते हैं वो खुल जाता है, और जैसे ही निगला हमने खाना वो बंद हो जाता है, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं कभी खाने के बीच पानी नहीं पीना चाहिए, हमें खांसी भी आ जाती है क्योंकि हमारा ढक्कन सोचता है, मतलब जो फूड पाइप का जो ढक्कन है वो सोचता है कि खाना आ रहा है, लेकिन एकदम से पानी और खाना एकदम से मिक्स हो गया, या फिर हम खाते हैं तो हमारा क्या है, हम सांस भी तो लेते हैं, एयर भी तो जाती है, तो ये एयर हमारे खाने के साथ ना मिक्स हो, इसके लिए भी क्या है, डिफरेंट गेट दे रखे हैं हमारे शरीर में। तो हमें ये तो पता चल गया माउथ और ईसोफेगस में जो मिक्सअप ना हो उसके लिए कौन सा है, एपिग्लॉटिस है। और अगर अब ईसोफेगस जो स्टमक में आ गई है, स्टमक का फूड वापस से कहाँ ना जाए, ईसोफेगस में ना जाए, उसके लिए भी क्या है, एक हमारे पास गेट है। तो वो गेट कहाँ होगा, जहाँ पे हमारी ईसोफेगस खत्म होगी वहीं पे क्या होगा, हमारा गेट होगा। तो जैसे ही ईसोफेगस खाना लाएगी तो ये जो गेट है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ईसोफेगस ने खाना डाला तो ये गेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इस गेट का नाम क्या है, यहाँ तो ये हो गया ओपन, और जैसे ही फूड सारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया स्टमक में, ठीक है, जो बोलस था जो हमारा स्टमक में आ गया, ये क्या कर जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दिया है, तो ये जो स्टमक के 3 पार्ट थे किसके पास है, कार्डिया के पास है, इसलिए इस वॉल्व को नाम क्या दिया है, इस वॉल्व को नाम दिया है कार्डियक वॉल्व। तो नाम याद रखने में भी क्या नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कार्डिया वाले जो स्टमक का कार्डिया वाला पार्ट है उसके पास है, तो वहां पे क्या है, कार्डियक के पास है, तो उसको वॉल्व का नाम भी क्या रख दिया है, कार्डियक वॉल्व रख दिया है, कार्डियक वॉल्व। या फिर इसको हम वॉल्व ना कह के क्या कहते हैं, स्फिंक्टर भी कहते हैं। इन वॉल्व को यहाँ साइड में लिख रही हूँ, वॉल्व ना कह के क्या कहते हैं हम, स्फिंक्टर। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कार्डियल स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट है और कौन से फूड को कहाँ जाने से रोकता है। तो जो हमारे स्टमक में आ गया फूड है उसको वापस कहाँ जाने से रोकता है, अगर हमारा जो ईसोफेगस है वहां जाने से रोकता है, ठीक है। फिर दूसरा हमने पढ़ा था कि एक और होगा, क्योंकि अब ये स्टमक किसमें जाके ओपन होता है, स्टमक जाके ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वही कंडीशन कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फूड कहाँ ना आए, वापस स्टमक में ना आए, या स्टमक का फूड वापस कहाँ ना जाए, इंटेस्टाइन में ना जाए, उसके लिए भी एक वॉल्व है। ये कौन सा वॉल्व है, पाइलोरिक वॉल्व या फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये दोनों स्टमक के बारे में हमने कल बात कर ली थी, और इसके बारे में अभी मैंने आपको वापस से एक थोड़ा सा क्या कर दिया है, क्विक साइड रिवीजन कर दिया है। फिर हमने स्टमक के बारे में और क्या पढ़ा था, फिर हमने स्टमक के बारे में पढ़ा था कि इसमें क्या होती है, कुछ जठर ग्रंथ है ना, जैसे वहाँ पे सलाइवा, माउथ में हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, तो स्टमक में कौन सी ग्लैंड्स होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड का जब हमने कॉम्पोजिशन पढ़ा था तब हमने ये भी देखा था कि क्या है वहाँ पे, एक तो HCl है, एक हमारे पास पेप्सिन है, या फिर पेप्सिनोजन बोलेंगे, अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, पेप्सिनोजन है और प्रोरेनिन है। HCl का काम क्या बताया था, HCl का काम मैंने आपको बता दिया था, HCl हेल्प करता है, डाइजेशन नहीं करता है। और हेल्प कैसे करता है, ये जो 2 एंजाइम मैंने बोले हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ठीक है, उनको डाइजेस्ट कराने का काम करता है। जैसे हमने खाना खाया, हमारे खाना क्या आया, हमारे स्टमक में आया, HCl निकलने लग जाएगा। HCl निकल के क्या करेगा, जो पेप्सिनोजन, जो इनएक्टिव फॉर्म थी हमारे एंजाइम्स की, कौन कौन सी थी, 2 फॉर्म, पेप्सिनोजन थी और क्या थी, प्रोरेनिन, इनको किस में चेंज करता है, उनको चेंज करता है उनकी एक्टिव फॉर्म में। तो पेप्सिनोजन की जो फॉर्म थी वो कौन सी थी, पेप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म थी पेप्सिन, पेप्सिनोजन की जो है ना एक्टिव फॉर्म थी वो क्या थी,
पेप्सिन HCl, यहाँ पे कौन ने वर्क किया है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। फिर उसको पेप्सिन है वह क्या है, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, मतलब प्रोटीन को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो पेप्सिन ने किसको ब्रेक किया, प्रोटीन को, और प्रोटीन को किसमें ब्रेक किया है, पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में। ठीक है, पेप्टाइड एंड पेप्टोन्स में। वही जो प्रोरेनिन है, ठीक है, वो किसमें, वो प्रोरेनिन कैसी फॉर्म है, ये दोनों कैसी फॉर्म है, ये दोनों ही कैसी फॉर्म है, ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है। याद रखना कि जो स्टमक के एंजाइम है उनकी इनएक्टिव फॉर्म पूछ ली तो आपको याद रखनी है कैसी फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। ठीक है, अब इसको क्या वापस से वही कौन आएगा, HCl आएगा, और ये दोनों कैसी फॉर्म हो जाएंगी, एक्टिव फॉर्म हो जाएंगी। कैसी फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। तो इनएक्टिव फॉर्म भी याद रखना, गैस्ट्रिक ग्लैंड के एंजाइम्स की इनएक्टिव फॉर्म भी याद रखना, और ये किसको ब्रेक करते हैं ये भी याद रखना। ये जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को ब्रेक करता है, और रेनिन है वो कौन से प्रोटीन को ब्रेक करता है, मिल्क प्रोटीन को ब्रेक करता है। ठीक है, जो मिल्क प्रोटीन है तो कौन सा होता है मिल्क प्रोटीन, केजीन। ठीक है, कौन सा है, केसीन या केजीन। मिल्क में जो हमारा प्रोटीन होता है केसीन, उसको ब्रेक करता है। तो ये था रेनिन, और रेनिन के बारे में ये भी बताया था कि सबसे ज्यादा जो रेनिन एंजाइम है हमारी कौन सी हमारा जो लाइफ साइकिल है कौन सी स्टेज में सबसे ज्यादा डेवलप होता है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं या हम बर्थ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बर्थ लेते हैं तब हम क्या पीते हैं, सिर्फ दूध पीते हैं। सिर्फ हमारी बॉडी में क्या डाइजेस्ट होगा, दूध ही डाइजेस्ट होगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा एंजाइम दूध को डाइजेस्ट करने के लिए कौन है, रेनिन है। तो रेनिन ही हमारे उस चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है, मोर डेवलप होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, इसकी जो एंजाइम है, इसके बनने की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। क्योंकि हम जैसे जैसे एडल्ट स्टेज में जाते हैं वैसे वैसे हमारा दूध का जो इनटेक है वो स्लो हो जाता है। तो अगर स्लो हो जाएगा उस एंजाइम का काम होगा नहीं, तो वो भी क्या होगा, धीरे धीरे बनेगा। तो ये थी कुछ बात हमारे कुछ रिवीजन था जो हमने कल लिया था टॉपिक। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन आपको पूछा था कि भाई मैंने ये आपको बताया था कि HCl है बहुत ही एसिडिक होता है नेचर में, मतलब अगर हम उसको बाहर से तो ले ही नहीं सकते, इसलिए हमने उसको हॉर्मोन्स नाम भी दिया था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि हमने हॉर्मोन्स क्यों दिया, क्योंकि ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी में बाय मदर मिलते हैं या हमारी बॉडी में ही बनते हैं, उन्हें हम हॉर्मोन्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो आपने कभी सोचा कि इतना जो एसिडिक है नेचर में, ठीक है, वो हमारे स्टमक को क्यों नहीं जला देता है? हाँ, क्वेश्चन आपके मन में आया होगा ना। मैंने बताया था आपको एक एसिडिटी वाली बीमारी कि जब हम ज़्यादा ईटिंग कर लेते हैं, ओवर ईट कर लेते हैं, या फिर बहुत ही स्पाइसी खा लेते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, मोर HCl निकलेगा। क्योंकि HCl को पता चल गया कि बहुत सारा खाना आया है तो उसको बहुत सारे एंजाइम एक्टिव करने पड़ेंगे, तो वो ज़्यादा सिक्रीट होगा, और उसी वजह से हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। या कभी कभी देखो, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताई थी, एक तो वो एसिडिटी, और कभी कभी ये जो हमारा स्टमक है, यहाँ पे मैंने आपको जो वॉल्व बताए हैं, कौन सा वॉल्व था, कार्डियक वॉल्व था। ठीक है, कभी कभी इन कार्डियक वॉल्व में ऐसा स्पाइसी खाना से या फिर ऑल टाइम जंक फूड खाने से कभी कभी इन वॉल्व में भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इन वॉल्व में प्रॉब्लम होने से क्या होता है कि अगर ये ओपन रह गए तो यहाँ की जो गैस है वो क्या होती है, बाहर की साइड आ जाती है। जो HCl एसिड है वो क्या होगा, बाहर आने लग जाएगा। इस वजह से तो हमें क्या होती है, थ्रोट में या गले में जलन मचती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना ज़्यादा तला फला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जो वॉल्व है ये डिस्टर्ब होते हैं। उनकी डिस्टर्बेंस से अगर ये ओपन रह गए तो जो थोड़ा सा भी HCl या एसिड बनता है वो हमारे हमारी स्टमक से बाहर आने लगता है। इसी वजह से हमारे चेस्ट में पेन होने लगता है, या वो एसिड बाहर आके हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है। तो किसी किसी को गैस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, कभी उसके चेस्ट में पेन या कभी उसके हेड में पेन। तो इन्वॉल्व में प्रॉब्लम की वजह से भी क्या हो जाता है, हमें एसिडिटी की मेजर, जो नॉर्मल बनती है वो तो ठीक है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम जिन्होंने वॉल्व को ही क्या कर दिया है, खराब कर दिया है, उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे हमारे चेस्ट में पेन या फिर हमारा हेडेक। ठीक है, तो ये था HCl का काम। हाँ, तो फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जब HCl इतना एसिडिक है तो कैसे पॉसिबल है हमारे स्टमक को बचाना? आप खुद बताइए कि HCl जब हम कह रहे हैं कि हमारे स्किन में जल जाता है, वो हमारी बॉडी में बन रहा है, तो हम कैसे बचा पाएंगे अपने स्टमक को?
तो मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा स्टमक होता है, ठीक है, यहाँ पे तो जो इनकी जो लाइनिंग्स है, यहाँ पे तो होती है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। ये पर्पल कलर की लाइनिंग में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि क्या क्या करती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम होता है क्या करवाना, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करवाना, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या है, क्या सिक्रेट करेंगी, गैस्ट्रिक जूस। फिर इसके नीचे एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं म्यूकोजल लेयर। कौन सी है ये, म्यूकोजल लेयर, म्यूकोजल लेयर। ये जो म्यूकोजल लेयर है वो क्या रिलीज करती है, म्यूकस, क्या रिलीज करती है, म्यूकस। और ये जो म्यूकस होता है वो होता है बेस इन नेचर में, जो कि वहाँ की जो पीएच है या वहाँ का इन्वायरमेंट है या जो स्टमक की वॉल्व है उसे क्या करता है, बचा के रखता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्टमक में जो HCl है वो स्टमक की वॉल्व को क्यों नहीं हार्म करता है, स्टमक की वॉल्व को क्यों नहीं हानि पहुंचाता है, अगर वो इतना ही क्या होता है, एसिडिक होता है, बिकॉज वहाँ पे एक और लेयर डाल रखी है, बिकॉज स्टमक में एक और लेयर होती है जिसे हम म्यूकोजल लेयर कहते हैं, जो कि म्यूकस निकालती है। वो म्यूकस वहाँ की वॉल्व को बचा के रखती है पीएच का बैलेंस बनाकर। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो चुका, ठीक है। फिर हम ये थी हमारी लास्ट एक टॉपिक, एक आंसर, एक क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमें खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी क्यों पीना चाहिए और खाना खाने के आधे घंटे बाद क्यों पानी पीना चाहिए। तो पहले वाला तो मैं आपको क्लियर कर चुकी थी। तो पहले वाला मैंने आपको जो बताया था वो मैंने आपको क्या बताया था कि खाना खाने के आधे घंटे पहले क्यों पानी पीना चाहिए। तो पहले इसलिए पीना चाहिए ताकि हमारा जो ये ईसोफेगस है, हमारे खाने हम जैसे मुंह में डालेंगे पानी तो हमारा जो ईसोफेगस है उसे पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ आया है, तो वो जो उसकी स्लैश में ग्रंथियाँ थी वो स्त्रावण को पहले ही कर देंगी ताकि पाइप पहले से क्या हो जाए, चिकना हो जाए। तो जैसे ही हम खाएं तो हमारा इजीली फूड कहाँ पहुंच जाए, स्टमक में पहुंच जाए। तो ये रीज़न था खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी पीने का, ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया था कि अब दूसरा मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ कि अब ये बताओ कि खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीने के लिए क्यों बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना कि अभी खाना खाया है जस्ट पानी मत पियो, थोड़ा रुको। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर इसलिए होगा कि हम जैसे ही खाना खा रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या हो रही है, एक्टिव हो रही है, टीथ एक्टिव हो रहे हैं, टंग एक्टिव हो रही है, टीथ काट रहे हैं, टंग टेस्ट बता रही है, सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव हो रही है, खाने को लार आ रही है, लार मिक्स हो रही है और ईसोफेगस के साथ खाना जा रहा है। जैसे खाना स्टमक में पहुंचा है वो वहाँ पे क्या हो रहा है, HCl एक्टिव हो रहा है, HCl सिक्रीट हो रहा है और HCl क्या करेगा, इन दोनों एंजाइम्स को एक्टिव करेगा। अगर हम पानी पी लेंगे खाना खाते ही तो पानी सीधा हमारे कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा और HCl की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या कर देगा, डाइल्यूट कर देंगे, है ना। हम किसी चीज़ को अगर हाईली एसिडिक है या फिर हम कोई कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ है बहुत ज़्यादा खतरनाक है उसमें पानी डाल दें तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जब क्या बताया मैंने कि जैसे ही हमने खाना खाया, फूड खाया हमने, ठीक है, फूड जैसे ही हम खा रहे हैं, फूड कहाँ गया, हमने खाया हमारे स्टमक में गया, माउथ से ईसोफेगस से होता हुआ, फिर इस फूड के साथ हमने साथ में क्या पी लिया, पानी पी लिया। तो जैसे स्टमक में गया था, स्टमक ने क्या बनाना शुरू कर दिया, HCl। और HCl किसको एक्टिव करने जा रहा था, HCl करने जा रहा था दो एंजाइम्स को, पेप्सिन और रेनिन को, जो कि हमारे शरीर में जो हमने हमारे भोजन में प्रोटीन खाया है उनका क्या कर दे, पाचन कर दे। तो HCl जैसे ही एक्टिव करने जा रहा था वैसे ही हमने खाने के साथ क्या पी लिया, पानी पी लिया। तो पानी HCl के पास पहुंचा और इस इतने डाइल्यूटेड और जो HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, जो इतना खतरनाक एसिड है, उसको इसने क्या कर दिया, पानी ने इसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। डाइल्यूट हो गया। जैसे ये डाइल्यूट हुआ, अब ये एक्टिव करने जा रहा था पेप्सिन और प्रेनिन को, क्या हो गया, अब इसकी जो एक्चुअल अमाउंट था, जो एक्चुअल इसका अमाउंट था वो क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया। तो क्या उसी वे में ये काम कर पाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप रेड कलर है ना, रेड कलर में आप थोड़ा और पानी डाल दो। पहले अगर सिंपल आपने कलर लिया, उसको कलर किया,
तो आपका एक्चुअल कलर आ रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा पानी डाल दिया तो क्या आप दोबारा उस पेंट को जब करेंगे तो क्या वो एक्चुअल कलर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमने उसको डाइल्यूट कर दिया है, हमने उसमें कुछ मिक्स कर दिया है। उस मिक्स करने से वो जो पहले एक्चुअल जो कलर दे रहा था वो नहीं दे पाएगा। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पर है कि हमने जब फूड खाया था तो HCl उसी अमाउंट में या उसी कॉन्सेंट्रेशन में निकला था जिस कॉन्सेंट्रेशन में ये किसको एक्टिव करेगा? पेप्सिन को करेगा और रेनिन को करेगा। लेकिन जैसे ही हमने खाली पानी पी लिया, ये यहाँ डाइल्यूट हो जाएगा और जिस एक्टिविटी से वो कर रहा था वहाँ पे एक्टिव इन एंजाइम को जाके वो नहीं कर पाएगा, और वो एंजाइम एक्टिव नहीं हुए तो हमारा प्रोटीन क्या होगा? डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे हमारा जो पाचन की प्रक्रिया जो कि एक रियल टाइम जो चलता है उसमें होनी थी, जो हम 3 से 4 घंटा कह रहे थे वो होनी थी, वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं, पानी आधे घंटे बाद पीना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम पानी पिएंगे हमारी बॉडी जैसे डाइजेशन के लिए ये ग्लैंड्स क्या करेंगी? सिक्रीट करेंगी, उनको पानी क्या कर देता है? डाइल्यूट कर देता है। तो अब हमेशा जब भी आप खाना खाएंगे उसके आधे घंटे बाद ही पानी पिएंगे, और अभी भी नहीं पिएंगे तो फिर क्या फ़ायदा हमारी साइंस पढ़ने का, क्या फ़ायदा बायोलॉजी पढ़ने का, और क्या फ़ायदा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने का। तो हमेशा याद रखो, खाना खाने के आधे घंटे पहले पीना चाहिए पानी, और खाना खाने के आधे घंटे बाद पीना चाहिए। तो ये थी किसकी बात? HCl के बारे में बात। दूसरा हमने प्रोटीन्स पढ़ी ली है यहाँ पे कि रेनिन मिल्क प्रोटीन को करेगा, केजीन प्रोटीन है। तो अगर हम कहें, क्वेश्चन ये आए कि जो मिल्क होता है उसका वाइट कलर किसकी वजह से होता है? केजीन प्रोटीन में, ठीक है। अगर आपने देखा है बफेलो वगैरह भैंस का जो दूध होता है वो वाइट होता है। अगर दूध के वाइट नेचर का अगर हम रीजन जाने तो वो क्या है? उस पर प्रेजेंट केजीन प्रोटीन, ठीक है। लेकिन अगर आप काऊ का मिल्क आपने देखा है, ठीक है, जो गाय का दूध होता है वो कैसा होता है? हल्का सा येलोइश होता है, ठीक है। तो येलोइश होने का कारण क्या है? क्योंकि 2 पिगमेंट, क्योंकि आपको पता है गाय होती हैं वो प्लांट्स पत्ते वो भी खा लेती हैं, ठीक है। तो उनके जो येलो कलर का जो नेचर है वो किस वजह से है? जो येलोइश आता है काऊ मिल्क का येलो कलर, सबके घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर में काऊ मिल्क आता ही है, और काऊ मिल्क का जो नेचर है वो क्या है? येलो कलर का है। और वो किस कारण है? वो कारण है एक पिगमेंट के कारण, ठीक है। कौन सा? काऊ मिल्क का कौन सा कलर है? येलो। और ये येलो कलर है वो किस कारण होता है? एक पिगमेंट है, कौन सा? या तो कैरोटीन, कैसे है? या तो एग्जाम में आ सकता है कैरोटीन या फिर राइबोफ्लेविन, ठीक है। या तो कैरोटीन या फिर राइबोफ्लेविन, इन 2 पिगमेंट के कारण जो हम गाय का दूध पीते हैं वो कैसा होता है? येलो। और अगर वाइटनेस के लिए पूछे, येलो गाय के मिल्क में येलोइश कलर क्यों आता है, तो उसका कारण तो हम ये बता देंगे, ये 2 क्या है? ये दोनों है पिगमेंट। इनकी वजह से या तो कैरोटीन होगा, दोनों में से एक ही नाम आएगा, या तो कैरोटीन या फिर राइबोफ्लेविन, ठीक है। और अगर हम बफेलो मिल्क की बात करें, दूध हमें 2 ही जगह से मिलता है, गाय या भैंस, ठीक है। बाकी और भी ऑर्गेनिज्म दूध देते हैं, बाकी और जैसे गॉट हो गई, कैमल हो गया, लेकिन जो हम मोस्टली यूज करते हैं तो काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क यूज करते हैं। तो जो केजीन प्रोटीन है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? वाइट कलर के लिए, वाइटनेस के लिए। जो मिल्क, किसकी वाइटनेस? मिल्क के अंदर जो वाइटनेस होती है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? केजीन रेस्पॉन्सिबल है। और जो काऊ मिल्क इसमें येलोनेस के लिए कौन है? कैरोटीन और राइबोफ्लेविन। तो यहाँ तक हमने किसकी बात करी थी? स्टमक की बात करी थी। तो हमने पिछली क्लास में 2 ऑर्गन हमारे कंप्लीट कर लिए हैं, कौन कौन से? ईसोफेगस और हमारा स्टमक। अब हम जैसे कि हमारा जो शुरू से एक फॉर्मेट चलता आया है कि हम कुछ दो ऑर्गन्स की डिटेल पढ़ेंगे, देन हम उसके आगे उसकी क्या करेंगे? MCQ करेंगे। तो नेक्स्ट हम जो स्लाइड है उसमें हम क्या करते हैं? MCQ सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपका एक कॉन्फिडेंस क्या होगा? डेवलप होगा कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें आ रहा है, और कुछ अदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि हमें MCQ के तहत मिल जाएगी। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि हमने हर एक क्लास में रिवाइज जरूर किया है, ठीक है। हम जब भी हमारी क्लास को ले रहे हैं तो हम एक रिवाइज भी कर रहे हैं, हमें टाइम लग रहा है, लेकिन इस रिवीजन से क्या होगा? मेरे बार बार बोलने से क्या हो रहा है?
ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बार बार बोलना, लेकिन वो आपके माइंड में जाके सेट हो रहा है, ठीक है, कि हम रोज एक बात शुरू से कर रहे हैं कि माउथ से शुरू कर रहे हैं, फिर माउथ से हम टीथ पे जा रहे हैं, टंग पे जा रहे हैं, तो रोज हम जो ये लाइन बार बार पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा लगता है बार बार बोलना, इसका मतलब यही है कि डायरेक्टली आपके दिमाग में सेट हो जाए, या फिर आप जैसे ही क्लास स्टार्ट करें तो आप अपनी पिछली क्लास से क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो अब हम कुछ MCQs करते हैं जो कि हमारा ये जो टॉपिक है ईसोफेगस और स्टमक से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव ऑर्गन कंटेन्स एसिड, ठीक है, निम्नलिखित में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है, तो कौन सा है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, पहला दे रखा है स्टमक, तो यस हम स्टमक के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्टमक में क्या होता है, कौन सी ग्लैंड्स होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ठीक है, इस स्टमक में कौन सी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो कौन कौन से है, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन है HCl, पेप्सिन, ठीक है, और कौन सा है, रेनिन, और इस HCl की वजह से ही इस ऑर्गन में क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है, ये ऑर्गन कैसा है, अम्लीय है, ठीक है, पाचन अंग में क्या होता है, अम्ल होता है। छोटी आंत के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो नेचर होता है हम जान लेते हैं, बेस होता है, ठीक है। बाकी अपेंडिक्स वगैरह हम जब लार्ज इंटेस्टाइन में देखेंगे तब देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट अपेंडिक्स है, या फिर कोलन, ठीक है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे तब उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल गया स्टमक का कैसा है, एसिडिक है, क्यों, क्योंकि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो HCl सिक्रेट कर रही है, तो उस वजह से क्या है वहाँ पे इन्वायरमेंट एसिडिक है। और पीएच क्या बताई थी, 1.3 to 1.5, ठीक है, 1.2 to 1.5, तो ये सब यहाँ याद रखिएगा। MCQ करने का मतलब यही है, रिवीजन करना वापस से, या फिर कुछ नई, अगर कुछ नया मिलता है तो उस नए को जानना। तो ये क्वेश्चन आपको, मुझे लगता है सबको सॉल्व हो जाएगा कि ये जो हम बोल रहे हैं कि कौन से पाचन अंग में अम्ल होता है। अगर हम सलाइवा की बात करें, माउथ की बात करें, तो वहां पे पीएच कैसा था, 6.5 के अप्रॉक्स था, ठीक है, ज्यादा नहीं, स्लाइटली एसिडिक था, ठीक है, वहां पे पीएच क्या था, 6.5 के अप्रॉक्स था, 6 to 6.5। ये किसकी पीएच है, सलाइवा की। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, और सलाइवा की पीएच भी याद हो गई होगी, और स्टमक की पीएच भी आपको याद हो गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय में रहता है, तो फर्दर वही घूम के आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन से अंग में अम्ल होता है, या वो कौन सा अम्ल है जो कि आमाशय में मिलता है, ठीक है। या तो क्वेश्चन में आपको आमाशय दे देगा, या फिर क्वेश्चन में आपको अम्ल दे देगा। तो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन याद होना चाहिए कि हमने पिछले में पढ़ा कौन से अंग में अम्ल होता है, आमाशय, और आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो वो है HCl, ठीक है। ये वाला आंसर तो इजीली सॉल्व हो ही जाएगा। क्या है इसका आंसर, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल अभी तक हमने नहीं पढ़ा, सल्फ्यूरिक अम्ल अभी तक, वैसे भी एक कॉमन सेंस से भी हो जाएगा कि नाइट्रिक अम्ल अभी तक हमने कोई इसमें नहीं पढ़ा, सल्फ्यूरिक अम्ल भी हमने नहीं पढ़ा, एस्कॉर्बिक अम्ल भी हमने नहीं पढ़ा। सिर्फ हमने क्या पढ़ा है, जो स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो क्या करती हैं, कौन सा अम्ल स्रावित करती हैं, HCl। अब कह रहे हैं कि मवेशी घास निगलने के लिए, मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे कहाँ संग्रहित रखते हैं, ठीक है। वेयर डू कैटल स्टोर ग्रास आफ्टर स्वेलोइंग इट। आपने देखा होगा कि आप जब गाय को घास देते हैं, जाना ना, ये जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं उन्हें मवेशी कहते हैं, ठीक है, जो कैटल्स होते हैं, तो जब आप उनको घास देते हैं तो वो लगातार मुंह में लेती है, हल्का सा चबाती है और अंदर डाल देती है, ठीक है, फटाफट से निकल जाती है। और बहुत जल्दी 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 अगर आप उनको अगर नॉर्मली 4 बार भी उनको एक मोटा गट्ठा सा खिलाएंगे तो फटाफट से खा जाती है,
तो वो खा के क्या करती हैं, पहले वो सीधा स्वेलोइंग कर जाती हैं, सीधा निगल जाती हैं, और वो निगल के क्या करती हैं, उनको स्टोर कर लेती हैं। और फिर कभी आपने देखा होगा चुपचाप जब बैठी होती हैं, वही गाय चुपचाप जब बैठी होती हैं, फिर मुंह चलाती है, धीरे धीरे उनका मुंह चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। वो उसको क्या कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं जुगाली करना। देखा ही होगा अगर आप लोग कभी कोई भी जो है वो विलेज से कनेक्टेड है, तो वहाँ आपने जरूर देखा होगा कि जो काऊ होती है बैठी होती है और कुछ ना कुछ मुंह चला रही होती है, तो वो क्या करती हैं, जुगाली कर रही होती है। तो उनका ये क्या है, वो पहले तो क्या करती हैं, फटाफट से खा लेती हैं, फिर उन्हें स्टमक में स्टोर कर लेती हैं, फिर फर्दर उनका क्या करती हैं, उनको चबाती है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर रहेगा कि मवेशी घास निगल के उपरांत उसे कहाँ संग्रहित रखते हैं, कहाँ स्टोर रखते हैं, तो कहाँ रखेंगे, प्रथम आमाशय में। सीधा स्टमक में नहीं जाता है, जो आमाशय का फर्स्ट भाग है बस वहां जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ना भोजन नलिका में, ना छोटी आंत में, ना लार ग्रंथि में। कहाँ है इसका आंसर, प्रथम आमाशय में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली आप देखेंगे तो आप बैठे बैठे वो जब रिलैक्स कंडीशन होती है तब वो मुंह चलाती है, तो वो स्टोर क्या कर लेती है, पहले हमारे फर्स्ट स्टमक का पार्ट है वहां पे स्टोर कर लेती है। तो याद रखना, भोजन नलिका नहीं है, छोटी आंत नहीं है, और लार ग्रंथि नहीं है। इसका आंसर क्या है, प्रथम आमाशय। अब वापस से वही देखो, ये इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि ये एक क्वेश्चन है, ये बहुत बार घूम के आता है। ये एसिड वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत बार घूम के आता है, इसलिए इसको अलग अलग फॉर्म में मैंने डाल दिया है आपके, कि आपको हर तरीके से क्या कर पाए, आप उस आंसर को टिक कर पाए। तो क्या कहा है कि एसिड डिस्चार्ज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कि किसका कैरेक्टर है, एसिड को निकालना, है ना। एसिड का जो स्रवण है किसकी विशेषता है, तो मुगुई का किस विशेषता है, नहीं, क्योंकि वहां पे तो क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। मुगुई का की विशेषता क्या थी, मुगुई का की विशेषता थी वहां पे क्या निकलता है, वहां पे क्या निकलता है, रुको, मुगुइका की विशेषता क्या थी, मुगुइका की विशेषता थी वहां पे क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। और सलाइवा में मैंने बताया था, एक तो वाटर प्लस वाटर, इस सलाइवा में क्या होगा, वाटर होगा, और दो एंजाइम्स होंगे हमारे, लाइसोसोम, और दूसरा क्या था, टाइलिन एमाइलेज। फिर हम ईसोफेगस के आगे बढ़े थे, ईसोफेगस के आगे हमने देखा था नो डाइजेस्टिव ग्लैंड, नो डाइजेशन, ठीक है। फिर हम उसके बाद में, अभी तो हम कहाँ पे नहीं आए, शुद्रांत में नहीं आए या वृदांत में नहीं आए। फिर हमने देखा था, ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम देख लेंगे कि क्वेश्चन क्या है। फिर हमने देखा था दूसरे, जब हम स्टमक में आए थे, यस, वहां पे हमने कौन सी देखी थी, जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथि, और इन जठर ग्रंथि को ही हम कह रहे थे गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या था, क्या थी इनकी विशेषता, क्या रिलीज करना, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड की क्या विशेषता थी, क्या रिलीज करना, ये रिलीज करती थी HCl, पेप्सिन एंड रेनिन। तो क्या पूछे कि अम्लीय स्रवण किसकी विशेषता है, नहीं, मुगुइका की नहीं है, मुगुइका में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मुगुइका की विशेषता सलाइवा, यस जठर की है, यस जठर की है। जठर क्या है, एक ग्रंथि है जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं, और उसका जो सिक्रीशन है वो क्या है हमारा, HCl, और HCl ही क्या है हमारा, अम्लीय, ठीक है, एसिड है हमारा। तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, कौन सा अंग है जो कि जहाँ का इन्वायरमेंट अम्लीय होता है, अमाशय, अमाशय में कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो किसकी विशेषता है अम्लीयता रखना, तो अंग ना देके क्या पूछ लिया जाएगा, कोई ग्लैंड पूछ ली जाएगी कि किसकी विशेषता है, किसकी अम्लीयता किसकी विशेषता है। अगर ग्लैंड दे दे या फिर या तो ग्लैंड दे देगा तो वहां पे आप क्या कर देंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथि, या फिर आपका पूरा वो क्या दे देगा, अंग दे देगा कि स्टमक। तो यहाँ से तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं कि किसकी क्या विशेषता है। अंग के बारे में पूछ ले, या ग्लैंड के बारे में पूछ ले, या फिर अगर एसिड के बारे में पूछ ले, तो कहीं भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित किस पदार्थ में बदल जाते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है।
और पूछा भी जाता है, और मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। देखें क्या क्या ऑप्शन है, वसी अम्ल, स्टार्च, अमीनो अम्ल या फिर ग्लूकोज। ठीक है, प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस ड्यूरिंग डाइजेशन। क्या पूछ रहा है, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस ड्यूरिंग डाइजेशन। तो पहला ऑप्शन है वसा अम्ल। तो क्या आपको पता लगता है कि प्रोटीन वसी अम्ल में टूटेगा? तो हम पहले ही जब पढ़ रहे थे कि पाचन करना ही क्यों है, तो हमने देखा था कि जो हमारे 3 मॉलिक्यूल्स है, कौन कौन से हैं? 3 मॉलिक्यूल CPM, ये क्या है? CPL, सॉरी CPM नहीं, CPL। ठीक है, CPL क्या है? हमारा मेन मॉलिक्यूल है, जिन्हें हम क्या कर रहे थे, एज अ फूड खा रहे थे। जिन्हें हम क्या कर रहे थे, जो फूड खा रहे थे उनको किस फॉर्म में खा रहे थे? इसी फॉर्म में खा रहे थे कि हम जो भी खा रहे हैं, या रोटी, दालें, चावल, सब्जी, जो भी हम खाते हैं उनसे हमें क्या मिलती हैं? ये तीनों चीजें मिलती हैं। ठीक है, CPL। ये भी हमने बोल दिया था कि इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, हमने खा लिया और हमें ऊर्जा मिल गई, नहीं। इनको ये जो फॉर्म है तीनों, ये तीनों ही कैसी बताई थी मैंने आपको? ये तीनों ही मैंने आपको बताई थी। ये तीनों फॉर्म कैसी है? ये तीनों फॉर्म कैसी है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे हमें एनर्जी जो हमें चाहिए खाने से, हम खाना पेट भरने के लिए तो खाते हैं, लेकिन इस पेट भरने के साथ साथ क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है। इन तीनों फॉर्मों से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि कैसे, किन नेचर में है? कॉम्प्लेक्स नेचर में है। और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो हमारी इतनी सी जो सेल है, ये जो हमारी छोटी सी सेल है, उस तक नहीं जाएगी। जब सेल तक ही नहीं जाएगी तो सेल इसको लेंगे ही नहीं, तो हमें क्या एनर्जी मिलेगी? ठीक है, तो तो हमें इस फॉर्म को क्या करना है? हमें इस फॉर्म को तोड़ना है ताकि हमारी सेल के पास पहुंच जाए। तो ये मैंने बताया था, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में। और ग्लूकोज की भी अगर हम सिंपल फॉर्म जाने, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में टूटता है, और ग्लूकोज में भी किस फॉर्म में है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में टूटता है। और यही फॉर्म हमारे लीवर में स्टोर रहती है, और यही फॉर्म हमें क्या देती है? एनर्जी देती है। ठीक है, ये बात हो गई कार्बोहाइड्रेट की। वहीं हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन किस फॉर्म में टूटता है? प्रोटीन टूटता है पेप्टाइड्स या फिर पेप्टोन्स। और इसकी सिंपल फॉर्म जाने तो जो बिल्कुल हमें चाहिए, एकदम हमें जो डाइजेशन की बात चाहिए, वो कौन सी है? अमाइनो एसिड्स या अमीनो अम्ल। अमाइनो एसिड या फिर अमीनो अम्ल, यही फॉर्म हमें क्या देती है? प्रोटीन से एनर्जी देती है। ठीक है, ये तीनों फॉर्म नहीं देती। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खा लेंगे हमें एनर्जी मिल जाएगी, नहीं। जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में, तब हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अगर प्रोटीन हमने खाली दाल खा ली, अब हमें क्या प्रोटीन मिल जाएंगे? नहीं। अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, हमारी बॉडी में कोई भी प्रोसेस है या हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट है जहाँ पे, जैसे प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ है? स्टमक में है। अगर वहाँ कोई खराबी हो गई है तो वहाँ पे अगर हम चाहे कितनी भर भर के दाल खा लें, ठीक है, जो 1 कटोरी खाते थे चाहे 4 कटोरी खा लें, चाहे हम कितना ही एग खा लें, हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा। ठीक है, हमने हमारा स्टमक खराब हो गया है और हम खूब खा रहे हैं एग, और हम सोच रहे हैं प्रोटीन कहाँ गया? तो उस एग को डायरेक्टली प्रोटीन खाने से हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा। वो जब तक प्रोटीन टूटेगा नहीं है पेप्टाइड या पेप्टोन्स में, या फिर इसकी सिंपल फॉर्म पेप्टाइड और पेप्टोन से भी हमें सिंपल फॉर्म चाहिए, वो भी कौन सी है? अमाइनो एसिड से। ठीक है, तो एनर्जी हमें किससे मिलेगी? अमीनो एसिड से मिलेगी। किससे मिलेगी हमें? अमीनो एसिड से मिलेगी। वही बात अगर हम करते हैं किसकी? ये जो हमारा एल है, क्या है हमारा एल? लिपिड्स। जब ये टूटेगा किस में? फैटी एसिड में टूटेगा।
फैटी एसिड में टूटेगा, ठीक है। और फैटी एसिड में भी किस में, कौन सी फॉर्म में जाएगा, बिल्कुल, और इसकी जो इजीएस्ट फॉर्म है ग्लिसरॉल, उसमें जाएगा। तब जाके हमें क्या मिलेगी, एनर्जी हमें मिलेगी, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, जब वो ग्लूकोज की फॉर्म में आएगा या फिर ग्लाइकोजन की फॉर्म में आएगा तब जाके हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। या फिर हमारा प्रोटीन है, जब वो टूट के पेप्टाइड या पेप्टोन्स की फॉर्म में आएगा और इससे भी सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड की फॉर्म में आएगा तब जाके हमें एनर्जी मिलेगी। और फिर हमारा जो लिपिड्स है, जब वो टूट के फैटी एसिड की फॉर्म में आएगा या फिर उसकी भी सिंपल फॉर्म ग्लिसरॉल की फॉर्म में आएगा तब जाके हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित किस पदार्थ में बदल रहे हैं, ये जो प्रोटीन है ये निम्नलिखित किस पदार्थ में बदल रहे हैं, अमीनो एसिड में बदल रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड। अगर क्वेश्चन में यहाँ पूछ लिया जाए कि पाचन की प्रक्रिया में वसा, ठीक है, या फिर फैट निम्नलिखित किस पदार्थ में बदल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वसीय अम्ल या वसा अम्ल या फिर फैटी एसिड में बदल रहे हैं, ठीक है। पाचन की प्रक्रिया में क्या, कार्बोहाइड्रेट, सी, जो हमारा सी है कार्बोहाइड्रेट है, निम्नलिखित किस पदार्थ में बदल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। या फिर यहाँ पे अगर ग्लाइकोजन होगा तो हम किसको टिक करेंगे, हम टिक करेंगे ग्लाइकोजन को। क्लियर हो गया अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। लर्न हो गया होगा, इतनी बार बता चुकी हूँ, लर्न ही हो जाना चाहिए। और ये तीनों ही एक साथ होने चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन प्रोटीन पे आए, क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट पे भी आ सकता है, क्वेश्चन वसा में भी आ सकता है। हाँ, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, बट विटामिन या हम जिन्हें वाइटामिन भी कहते हैं या मिनरल्स होते हैं, वो खुद ऑलरेडी इतने स्मॉल अमाउंट में होते हैं कि उनका डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। वो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, हमारे बॉडी में यूज्ड अप हो जाते हैं। तो विटामिन का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं, कैसे काम आते हैं, उनकी कमी से क्या रोग होते हैं। तो ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा टॉपिक से हटके है, लेकिन हो सकता है समझ में आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। ठीक, क्या कह रहे हैं ये, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स इज सेमी असेंशियल फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन, कि कौन सा अमीनो अम्ल है जो कि 50% अनिवार्य है, कंप्लीटली तो नहीं, 50% अनिवार्य है। तो ये अमीनो अम्ल, ये जो नाम दे रखे हैं क्या आ गए, वेलिन आ गया है, हिस्टिडीन आ गया है, मेथियोनिन आ गया है, ल्यूसीन, ठीक है, प्यूसिन नहीं है, ल्यूसीन है, ल्यूसीन, ठीक है, ल्यूसीन। यहाँ पे भी क्या होगा, जो पी है इसको हम क्या कर देंगे, ल्यूसीन करेंगे, एल है ल्यूसीन। तो ये क्या नाम आ गए, तो हमने सुने ही नहीं है कभी, सुनेंगे, इन नामों को भी सुनेंगे, कहाँ सुनेंगे, जब हम बायोमॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, CPL, यही हमारे बॉडी के बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इनसे ही हमारी बॉडी मिलकर बनी है। क्या CPL, बहुत बार बता चुकी हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो अमीनो अम्ल तो पता चल गया आपको, प्रोटीन्स है, ठीक है, प्रोटीन है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड है। कैसे, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो जैसे प्रोटीन है, एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है, ठीक है। तो केराटिन प्रोटीन क्या है, एक ग्रुप है बहुत सारे अमीनो एसिड का, तो ये एक प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन बना किससे है, जब ये अमीनो एसिड, इनको मैं AA बोल देती हूँ, AA एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, AA एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, कौन से बॉन्ड से, कौन सा बॉन्ड होता है दो अमीनो अम्ल के बीच में, पेप्टाइड। बायोमॉलिक्यूल में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे भी याद रखना कौन सा बॉन्ड जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है पेप्टाइड। ये कौन सा बॉन्ड है, ब्लू कलर में, पेप्टाइड। बहुत सारे जब ये अमीनो एसिड जुड़ते हैं, कौन से बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से, तो ये क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको तोड़ दें सबको, इन बॉन्ड, ये अगर इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, प्रोटीन कह रहे हैं। अगर इन बॉन्ड्स को तोड़ दें तो ये अमीनो एसिड्स क्या होंगे,
अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रोटीन की चेन क्या होगी, टूट जाएगी और किसमें अपने छोटी यूनिट में आ जाएगी, अमीनो एसिड की फॉर्म में आ जाएगी। तो ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं टोटल कितने होते हैं, ये जो अमीनो अम्ल है टोटल होते हैं कितने, 22। एनसीईआरटी में आप 18 के 20 पढ़ेंगे, अभी अपडेट कर दिया होगा, वैसे टोटल कितने हैं 22 है, ठीक है। 22 में कौन कौन से आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वैलिन, हिस्टिडिन, मेथियोनिन, ल्यूसिन, एलेनिन, ठीक है, थायमिन, पता नहीं 20 होते हैं बहुत सारे। तो अभी आपको सिर्फ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में किसको जानना है, जो हमारे लिए क्या है, अर्ध अनिवार्य है, तो वो कौन सा है, हमारा हिस्टिडिन। अभी नाम याद रख लो। अभी जब अगर मैं यहाँ पे सबका एक एक बारे में बताने लग गई तो पूरा लेक्चर यही बायोमॉलिक्यूल का शुरू हो जाएगा। तो हम सिर्फ याद रखेंगे, क्वेश्चन अगर आता है कि अर्ध अनिवार्य कौन सा है, हमारे पोषण से रिलेटेड है ना, डाइजेशन से रिलेटेड है, तो डाइजेशन से रिलेटेड क्या है, हमारा हिस्टिडिन जो है वो हमारे लिए अर्ध अनिवार्य, मतलब 50% से भी क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही को याद रखना है, जिसके वजह से हमें 50% में भी हमारा क्या चल जाता है, काम चल जाता है, वो कौन सा है, हिस्टिडिन, ठीक है। क्या है वेलिन, क्या है हिस्टिडिन, मिथियोनिन क्या है, ल्यूसिन क्या है, या मैं जो एलेनिन कह रही हूँ, ठीक है, या मैं थायमिन कह रही हूँ, बहुत अलग अलग अमीनो अम्ल हैं जो कि हम क्या पढ़ेंगे, बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको सिर्फ अभी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर हमने ले लिया तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तो यहीं रुक जाएगा और बायोमॉलिक्यूल एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव जठर में प्रोटीन के लिए उत्तरदायी अनुकूल परिवेश कैसा है। ये देखो, सिर्फ इतने मतलब इतनी बार मैंने ये क्वेश्चन देखे हैं, इस वजह से ये बार बार रिपीट भी हो रहे हैं कि जो जठर है या फिर ये अम्लीय है या फिर स्टमक है, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मानव जठर में प्रोटीन के लिए उत्तरदायी अनुकूल परिवेश क्या है, द अडेप्टेशन एनवायरनमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन इन ह्यूमन गैस्ट्रिक इज। तो कौन सी है, तो हमें पता है कि बेसिक तो कहाँ है, हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है, क्षारीय या बेसिक या एल्कलाइन, ठीक है, बेसिक या एल्कलाइन नेचर कहाँ है, हमारा इंटेस्टाइन में है। और हमारे जो प्रोटीन है वहाँ उसका जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है, उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे स्टमक में। प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है, हमारे स्टमक में, माउथ में नहीं होता, माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। तो हमारे प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो स्टमक में स्टार्ट होता है, और स्टमक का एनवायरनमेंट कैसा है, अम्लीय है। तो जो प्रोटीन है उनके लिए उत्तरदायी अनुकूल एनवायरनमेंट या अनुकूल है ना, एनवायरनमेंट कैसा है, अम्लीय है, क्योंकि हमारा प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टमक से, और स्टमक का एनवायरनमेंट कैसा है, अम्लीय है, ठीक है, या कैसा है, एसिडिक है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का तो कहाँ हो रहा था हमारा, कार्बोहाइड्रेट का हो रहा था हमारा, कार्बोहाइड्रेट का हमारा डाइजेशन हो रहा था हमारे माउथ में, ठीक है, और वहाँ का पीएच कैसा था, स्लाइटली एसिडिक था, 6.5 के अप्रॉक्स था। और हमारा जो प्रोटीन का हो रहा था वो हमने कहाँ पढ़ा था, प्रोटीन का हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, प्रोटीन का हमने पढ़ा था स्टमक में, हमारे माउथ में नहीं होता है प्रोटीन का, कहाँ होता है, स्टमक में होता है, और स्टमक की पीएच हमने देखी थी 1.5। तो अब प्रोटीन के लिए कौन सा उत्तरदायी अनुकूलन या अनुकूलतम जो इन्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन के लिए क्या है, अम्लीय, ठीक है। फिर से एक वही क्वेश्चन है, उसी चीज से रिलेटेड है, बट किस फॉर्म में है, डिफरेंट फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, ठीक है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, विच एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स। तो क्या क्या ऑप्शन है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, इरेप्सिन है और एंटेरोकाइनेज है। तो अभी अभी जब हमने नेक्स्ट पहला जो क्वेश्चन देखा था, अभी हमने देखा है, तो वहाँ पे हमें ये पता चल गया कि जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टार्ट हो गया था स्टमक में, ठीक है। स्टमक में हमने देखा था कौन रेस्पॉन्सिबल है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये क्या सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक जूस,
क्या बनाएंगे, ये कुछ जूस बनाएंगे जिसका कॉम्पोजिशन क्या है, इस जूस का कॉम्पोजिशन क्या है, पहला है HCl, दूसरा है पेप्सिन और तीसरा है रेनिन। पेप्सिन के बारे में, HCl हमें पता चल गया था कि जो पेप्सिन है या फिर जो HCl है सिर्फ इन दोनों को क्या करेगा, एक्टिव। और ये दोनों कौन कौन से, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ ये दोनों जो एंजाइम है पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों ही कैसे एंजाइम्स हैं, पेप्सिन और रेनिन, इन दोनों के जब हमने जाना था तो ये कैसे हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। कैसे हैं, इनको हम एक साथ क्या बोल सकते हैं, प्रोटियोलाइटिक। पेप्सिन और रेनिन को हम क्या कह रहे हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, कैसे हैं नेचर में, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक मतलब क्या होता है, प्रोटियो, कहीं भी ये टर्म आ जाए, प्रोटियो और एक हमने क्या पढ़ा है, लाइटिक। तो प्रोटियो मतलब जो कि किस पे काम करेंगे, प्रोटीन पे काम करेंगे, और लाइटिक मतलब उनको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। लाइसिस मतलब क्या करना होता है, ब्रेक करना। तो दो हमारे एंजाइम्स हैं, कौन से हैं, पेप्सिन और रेनिन। तो पेप्सिन का काम था प्रोटीन्स को जो हमने खाने में खाए, पेप्सिन उन प्रोटीन को तोड़ेगा, और रेनिन का काम क्या था, मिल्क प्रोटीन को तोड़ने का। तो सिंपल यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ठीक है, तो वो कौन सा था, पेप्सिन क्या कर रहा था, प्रोटीन को पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स की फॉर्म में तोड़ रहा था। पेप्टाइड और पेप्टोन्स की फॉर्म में मैं आपको कल बता चुकी हूँ। तो पेप्टाइड और पेप्टोन्स की फॉर्म में बदलने का काम कौन कर रहा था, पेप्सिन कर रहा था। अगर यहाँ पे प्रोटीन ना पूछ के मिल्क प्रोटीन आ जाता तो हम वही आंसर क्या कर देते, रेनिन कर देते। ठीक है, पेप्सिन और कैसे है ये, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। किन के बारे में बोला है मैंने, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ये, मैंने जो यहाँ पे दो लिखे हैं एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से है, पेप्सिन, किसके बारे में बताइए, ये पेप्सिन के बारे में बताई है, और रेनिन के बारे में। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन के बारे में बताएं कि कैसे एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक, प्रोटीन को ब्रेक करेंगे। लेकिन अगर सिंपल प्रोटीन की बात हम यहाँ कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उसके अंदर आंसर हम पेप्सिन करेंगे, और अगर हम मिल्क प्रोटीन की बात करें तो हम क्या करेंगे, रेनिन करेंगे। याद रखना कैसे हैं दोनों, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, वाचक नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये जो मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे रीडिंग नहीं है, पाचक है, वाचक नहीं, डाइजेस्टिव। ठीक है, डाइजेस्टिव। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, वाचक नहीं, वाचक की जगह क्या होगा, पाचक। तो क्या है, क्या कह रहा है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो देखो कौन कौन है, पहला है पेप्सिन, फिर है ट्रिप्सिन, फिर है गैस्ट्रिन एंड टाइलिन। तो पेप्सिन अभी भी मैं आपको बता चुकी हूँ, पेप्सिन कौन सा है, किसको तोड़ने के लिए है, प्रोटीन को, और ये कहाँ है, स्टमक में। ठीक है, किस जगह है ये, स्टमक में है। कौन से पार्ट में है ये, स्टमक में है। किसकी बात कर रहे हैं हम, पेप्सिन की बात कर रहे हैं। तो फिर आ रहा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को ही ब्रेक करेगा, और हम इसके बारे में कहाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसके बारे में इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में। ठीक है, फिर है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन अभी तक हमने नहीं पढ़ा, हमने टाइलिन जरूर पढ़ा है, और टाइलिन हमने कहाँ पढ़ा है, माउथ में। इसका किसका करता है ये, कार्बोहाइड्रेट का। किसका डाइजेशन करता है ये, कार्बोहाइड्रेट का। और कहाँ करता है ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, माउथ में, या हमारे बकल कैविटी में, या फिर इसको क्या कहेंगे, माउथ कह देंगे, या फिर हम क्या कहेंगे, बकल कैविटी। ठीक है, तो पता चल गया पेप्सिन का, हमें पता चल गया कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। इससे जाने से पहले हम पहले एक बार फिर से हमारे जो पाचक एंजाइम अब तक पढ़े इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो पेप्सिन हमने पढ़ लिया, कौन सा पाचक एंजाइम है, प्रोटीन को पचाने के काम आता है, और कहाँ है, स्टमक में है।
फिर हमने ट्रिप्सिन पढ़ लिया। ट्रिप्सिन अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम नेक्स्ट जब हम इंटेस्टाइन स्टार्ट करेंगे वहाँ पढ़ेंगे ट्रिप्सिन के बारे में। फिर हमने गैस्ट्रिन अभी तक नहीं पढ़ा कि गैस्ट्रिन कोई एंजाइम है, ना हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। टाइलिन हमने पढ़ा है। टाइलिन किसके लिए है? कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के, टाइलिन एमाइलेज, ठीक है। तो ये टाइलिन किसको करता है? कार्बोहाइड्रेट को करता है। और कहाँ करता है? माउथ में करता है। कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है? ठीक है, कौन सी ग्लैंड है? ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड करती है, ठीक है। प्रोटीन वाले को तो कौन करती है? पेप्सिन को तो गैस्ट्रिक ग्लैंड करती है। टाइलिन एमाइलेज के लिए हमने क्या पढ़ा था? सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा था। देन ट्रिप्सिन के लिए हम पढ़ेंगे कि कौन सी ग्लैंड या कौन रेस्पॉन्सिबल है इसको सिक्रीट करने के लिए, जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन जब नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे वहां पढ़ेंगे। तो ये तीनों तो कौन सा नहीं है इसमें? तो अभी तक हमने गैस्ट्रिन नहीं पढ़ा है, तो हम इसको हाँ टिक करेंगे, गैस्ट्रिन नहीं है, गैस्ट्रिन नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, ठीक है, या द एंजाइम दैट कोएगुलेट मिल्क इनटू कर्ड इज, कि दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो कौन सा है वो एंजाइम? तो हमें पढ़ा है दूध के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? केजीन प्रोटीन, है ना। और एंजाइम कौन सा है जो कि मिल्क प्रोटीन को, एक ही हमारा मिल्क प्रोटीन है, हमारे मिल्क को डाइजेशन करने वाला कौन सा एंजाइम है? रेनिन, ठीक है, रेनिन। ये मिल्क को डाइजेस्ट कर देता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, वो कौन सा है? केजीन, ठीक है। जब ये डाइजेस्ट होगा मिल्क, है ना, तो क्या होगा? किसी ना किसी चीज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये किस में फॉर्म में कन्वर्ट करता है? तो कौन करता है ये काम? रेनिन करता है। तभी तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे जब दूध पीते हैं तो थोड़ी देर बाद अगर वो कुछ एमिट करते हैं या ओमिट बाहर निकालते हैं तो कुछ दही जैसा निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि वो रेनिन ही होता है जो कि उस दूध को पचा रहा होता है। दूध पचाना मतलब क्या है? कि दूध में जो प्रोटीन्स हैं उनकी बॉन्ड्स को तोड़ना, वो बॉन्ड्स टूटेंगे तभी तो वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो पाएगा। मतलब अगर ये पेन है, हमें इसे सिंपल छोटे छोटे डॉट्स में डालना है, हमें सिंपल इसको इस फॉर्म में नहीं रखना, लंबे फॉर्म में नहीं रखना, तो हम कैसे इसको दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं? जब इसे तोड़ेंगे, ठीक है, हम इस पे तोड़ेंगे, अलग 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 छोटे छोटे इसके क्या बन जाएंगे? ग्रुप बन जाएंगे। तो जैसे मिल्क है, इसको जब हम तोड़ेंगे, अगर हमें किसी दूसरी संरचना में ढालना है, मतलब हमें मिल्क से क्या बनाना है? दही बनाना है। तो जो मिल्क का कॉम्पोजिशन है, जो मिल्क के प्रोटीन है, उन्हें तोड़ना ही तो है, तभी तो किसी दूसरे रूप में ढलेंगे, ठीक है। चलो मैं फिर से एक बार समझाती हूँ कि जो मिल्क प्रोटीन है, इसको मिल्क को हमें किस में कन्वर्ट करना है? मिल्क को हमें कन्वर्ट करना है दही में। मिल्क को कन्वर्ट करना है हमें दही में कन्वर्ट करना है। तो किसी चीज को किसी चीज में कन्वर्ट करने के लिए उसकी जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसे क्या करनी पड़ती है? चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे मैंने इस पेन का एग्जांपल लिया, मैंने इस पेन को क्या कहा? मुझे इस फॉर्म में ये पेन नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए छोटे छोटे सेगमेंट्स में चाहिए। तो मैं इसको कैसे चेंज करूंगी बताओ? ठीक है, मुझे ये फॉर्म, ये जो पेन है इस लंबाई में नहीं चाहिए, मुझे छोटे फॉर्म में चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? इसको तोड़ने के लिए बोलूंगी कि इसे तोड़ देते हैं तो ये छोटी छोटी संरचना में बदल जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि हमें मिल्क नहीं चाहिए, मिल्क से हमें दही बनाना है। तो जो मिल्क का कॉम्पोजिशन है या मिल्क में जो प्रोटीन है, ठीक है, मिल्क किससे बना है? प्रोटीन से मिल के बना है। तो जो प्रोटीन है, जब तक मैं उसे तोड़ूंगी नहीं तो वो दूसरी संरचना में कैसे जाएगा? तो उस मिल्क प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम था? रेनिन था। और ये रेस्पॉन्सिबल होता है रेनिन कि वो जब वो बॉन्ड तोड़ देगा, अब मिल्क प्रोटीन अलग अलग हो चुके हैं, अमीनो एसिड में बदल चुके हैं, अब हम उनको उठा के किसी दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। तो कौन सा एंजाइम था जो मिल्क प्रोटीन को क्या कर रहा था? तोड़ रहा था, वो था रेनिन। तो यहाँ पे क्या है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रेनिन हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? रेनिन हो जाएगा, क्योंकि रेनिन ही क्या कर रहा है? मिल्क प्रोटीन को तोड़ रहा है। जैसे कोई चीज टूट जाएगी, अब हम उसे अपनी अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? दूसरी संरचना में ढाल सकते हैं। तो मिल्क प्रोटीन टूट गया है, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? दही के एंजाइम डाल देंगे, और वो जो दही के एंजाइम है वो उसे दही की फॉर्म में जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला या फिर द एंजाइम दैट कोएगुलेट मिल्क इनटू कर्ड इज रेनिन। पेप्सिन सबको पता है, पेप्सिन क्या है?
प्रोटीन है जो नॉर्मल हम खाना खा रहे हैं उसमें जो प्रोटीन है उनको डाइजेस्ट करने के लिए है। रेपिन कोई नहीं है। सिट्रेट क्या है? एक एसिड है जो कि हमें लेमन या खट्टे फ्रूट से मिलता है। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन है क्लियर हो गए होंगे। लास्ट में भी हम एक सेशन लेंगे पूरे एमसीक्यूज का। अभी तो मैंने कुछ कुछ डाले हैं ताकि आपके डाउट्स या कुछ क्लियर हो जाए। जब लास्ट में हम एक सेशन पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम लेंगे तब आप देखेंगे कि वहाँ पे और भी डिफरेंट एग्जाम्पल होंगे जिससे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को रिकॉल तो करेंगे, रिवाइज तो करेंगे, प्लस कुछ नया भी उसके बारे में जानेंगे।